बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अरसलान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर। आज हम बात करेंगे कि मौजूदा हालात के लिहाज से कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती और हिफाजती तदाबीर जो कि हर एक ख़ास और आम इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है और इससे क्या अलामात हैं जो फैलती हैं और इसकी अलामात क्या हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो पेशेंट है उसमें जो अलामात ज़ाहिर हो रही हैं कि क्या वो वाकई ही कोरोना वायरस की अलामात हैं और इसके फैलने की जो वजूहात है वो क्या हैं। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस बेसिकली वायरस इसकी एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो कि एक आम बीमारी, मामूली बीमारी जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, उससे लेकर बहुत जानलेवा और संगीन बीमारियों के फैलाव जैसा कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको हम मर्स के नाम से जानते हैं और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको हम सार्स के नाम से जानते हैं कि सबब बनता है। अब कोरोना वायरस बेसिकली इसका जो टारगेट पॉइंट है जो हिट करता है ये लंग्स पर जाके जो हिट करता है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है और ये जो है बलगम जो है सांस की नाली में बलगम पैदा करने का मुआवजा बनता है जिससे जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो कॉज होती हैं। अब इसको कोविड-19 क्यों कहा गया? कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ क्योंकि ये सबसे पहले जो है 2019 में नवंबर 2019 के एंड में जो है नवंबर के एंड में जो है चीन के शहर वुहान में जो है ये आइडेंटिफाई हुआ, इसलिए हम इसको जो है वो कोविड-19 का नाम देते हैं। अब इसकी अलामात क्या हैं, किस तरह से पता चलेगा कि ये जो अलामात हैं क्या वाकई ही जो हैं वो कोरोना की अलामात हैं? मेडिकल साइंस और दूसरे तजर्बात ये कहते हैं कि कोरोना वायरस वो बीमारी है जिसको हम नमूनिया के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं। इसकी भी अलामात तकरीबन वही होती हैं, उसी तरह की हैं जो कि एक नमूनिया के पेशेंट की अलामात होती हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर, सांस में प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, फ्लू, कफिंग, जिस्म का टूटना, बलगम का पैदा होना और उसके अलावा अगर इसको हम स्टार्टिंग में ना कंट्रोल करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर डिजीज़ जैसा कि ऑर्गन फेलियर जैसे कि लिवर फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर इनका जो है वो मौजब बन सकता है। अब इसके फैलने की बेसिक वजूहात क्या हैं, वो कौन सी अलामात है, वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जिनके ज़रिए कोरोना वायरस जो है वो फैलता है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ये है कि जो एक पेशेंट के स्नीजिंग और कफिंग के रिजल्ट में जो उसके मुंह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, आबी ज़र्रात जिनको हम आम लैंग्वेज में कह सकते हैं, वो जो हैं वो उनमें कोरोना वायरस होता है और वो जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसके लिए जो है वो क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए, किस तरह से किया जाए? सबसे पहला जो इसमें मेन पॉइंट है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने भी ऐसा भी में कहा कि सोशल डिस्टेंस, फिज़िकल डिस्टेंस सबसे बुनियादी और मेजर जो इसका प्रिवेंटिव मेजर है। और कितना जो है दो इंसानों के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए, 6 फीट कम अज़ कम जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। अब 6 फीट का डिस्टेंस क्यों होना चाहिए? क्या ऐसी लॉजिक है इसके पीछे, साइंटिफिक रीज़न क्या है कि 6 फीट का जो है इसके दो इंसानों के दरमियान डिस्टेंस? उसकी बेसिक वजह यह है कि जो स्नीजिंग और कफिंग के नतीजे में जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, आबी ज़र्रात जो निकलते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा माइक्रोमीटर होता है। जितना साइज़ दो इंसानों के दरमियान कम होगा उतना ही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा और वो ईजीली एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन 6 फीट का फासला एक ऐसा फासला है कि जो इनके ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा है और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो कि बहुत माइक्रोमीटर में साइज़ में होते हैं, इसलिए इतना फासला कवर नहीं कर पाते और पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाते, इसलिए जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 6 फीट का डिस्टेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा जो है ऐसे कौन से इंसान हैं जो कि हाई रिस्क पर हैं, कौन कौन से पीपल जो हैं हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो हैं लोग हाई रिस्क पर हैं, इनमें ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना वायरस के। उनमें सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि फ्रंट फुट पर जो है वो डायरेक्टली जो है वो ऐसे पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इनके साथ टच है, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, उनमें वायरस के ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर उनको
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPI और प्रॉपर जो SOPs जो हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनको फॉलो ना किया गया तो उनमें जो है वो चांसेस ज़्यादा। उसके अलावा ऐसे इंसान जिनकी इम्यूनिटी जो है बहुत वीक हो गई हो, लाइक जैसा कि आदतें हैं हमारे जो ओल्डर एज हैं 55 और 60 से अबव एज के जो इंसान हैं उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत वीक हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उनमें कोरोना वायरस होने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो किसी ऐसी बीमारी में हैं जो जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई, जैसे लिवर फेलियर के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं। उसके अलावा ऐसे कैंसर के जो पेशेंट हैं जो कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट यूज़ कर रहे हैं, कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि वो कोरोना का शिकार हो सके। इसलिए उनको चाहिए कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो केयर करें और अपने आप को और अपने घर वालों को भी, अपने प्यारों को, अजीज़ों को जो है इससे बचाएं। अब इसका एक्सपोजर टाइम क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड जो है वायरस का वो 2 to 14 दिन, 2 से 14 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जब ये एक्सपोज होता है इंसान में उस टाइम से लेकर 14 दिन के अंदर अंदर ही अपना जो है वो असरात जो है जाहिर करना शो कर देता है। अब इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? प्रिवेंटिव मेजर में जैसे सबसे पहला आपको बताया मैंने कि फ़िज़िकल डिस्टेंस। उसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर में वो हाथ धोना आ जाता है, बार बार अच्छे तरीके से हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, अल्कोहल बेस एथेनॉल जिसमें हो, क्योंकि एथेनॉल जो है वो एंटी वायरल एक्टिविटी भी शो करता है और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करता है। उसके अलावा जो है स्नीजिंग और कफिंग करते हुए जो है अपने नोज़ को और मुंह को जो है वो अच्छी तरह कवर करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार अपने मुंह, नाक और आंखों को टच मत करें और घरेलू इस्तेमाल की जो रोज़मर्रा बार बार इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं उनको जो है अच्छी तरह से साफ़ करें। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं? उसमें 2 तरह के हैं। सबसे पहले बेसिक टेस्ट आ जाता है और दूसरा एडवांस। बेसिक टेस्ट में हमारे पास जो है वो ब्लड टेस्ट आ जाता है जिसमें हम एंटीबॉडीज रिएक्शन होते हैं। उसमें जस्ट हम ये पता करवाते हैं, ये कंफर्म होता है कि आइदर कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। उसके बाद जो है हमारे पास एडवांस टेस्ट आ जाता है जिसमें हम जो है वो वायरल लोड को जो है वो कंफर्म करते हैं कि सीवियरिटी को देखते हैं। उसमें हमारे पास जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उस टेस्ट में उसको हम PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है कि हम उसमें पेशेंट के नोज़ में से जो है वो स्वैब सैंपल लेते हैं। स्वैब से एक ब्रीक पथरी होती है, उसके साथ कॉटन स्वैब लगा कर नोज़ के एंड में से हम सैंपल लेते हैं पेशेंट के, और उस सैंपल को नेज़ोफ्रेंजियल स्वैब सैंपल भी कहते हैं। उसको हम PCR के प्रोसेस से जो है वो पासवर्ड गो थ्रू करवाते हैं, उसमें देखते हैं। क्योंकि ये वायरस जो है, एक बात बहुत ज़रूरी जो आपको याद रखनी कि कोरोना वायरस RNA बेस्ड वायरस है, DNA बेस्ड वायरस नहीं है। इसको PCR से करवाएंगे, PCR इसकी कॉपीज़ बनाएगा, रेप्लिकेशन के प्रोसेस बहुत ज़्यादा इसकी DNA बेस्ड कॉपी बनाएगा और उसमें जो है वो वायरल लोड का पता चलता है कि कितनी इसमें डिज़ीज़ की सीवियरिटी है, वायरल लोड कितना था। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट बेसिकली जैसे कि आजकल बहुत सी जो है थ्योरीज आ रही हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है डिस्कवर हो गया, वैक्सीनेशन इसकी तैयार होगी। बात ये है कि जब भी कोई न्यू डिजीज़ डिस्कवर होती है तो उसकी वैक्सीनेशन एकदम तैयार नहीं होती, उसको बहुत सारे ट्रायल्स में से पास आउट होना पड़ता है, फिर जाके वैक्सीन जो है वो लॉन्च होती है। डिफरेंट ट्रायल में से जब तक ये नहीं गुजरेगी, वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिफरेंट ट्रायल में से नहीं पास आउट होगा, जब तक रिजल्ट जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं आएंगे, तब तक वो मार्केट में लॉन्च नहीं होती। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें भी ट्रायल बेसिस पर काम जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम जो है इसमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे और इसकी वैक्सीनेशन जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि बहुत से कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में प्लाज्मा थेरापी जो है वो ट्रायल बेसिस पर उस पर काम जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द जो है इसके हमें जो है वो कारआमद रिज़ल्ट जो है नतीजे जो है वो हमें हासिल होंगे। प्लाज्मा थेरापी क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन जो हेल्दी हो गए थे, जो सेहतमंद हो गए थे, उनका प्लाज्मा लेके उससे जो है हम वो दूसरे इन्फेक्टेड पर्सनस का जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। अगर एक और देखा जाए, जैसे आजकल रमज़ान शरीफ है तो उसमें कि कोरोना वायरस रमज़ान रोज़ेदारों पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऐसी कोई भी रिसर्च रिपोर्ट नहीं हुई जिसमें ये देखा जा सके कि कोरोना जो है वो रोज़ेदार पर ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिए और इसके जो है वो अपने इज़हार राय के साथ ज़रूर कीजिएगा।